नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो है हमारे साथ मिस्टर वेंकटराम बाबू हैं, जो कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा इलेक्शन है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है और पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार में भी जितनी पार्टियां हैं वो अब लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी में जो है वो जुट गई हैं। सारी पार्टियां जो है अपने अपना प्रचार करने में लगी हैं। जो लीडर्स हैं वो आजकल रूरल एरियाज़ में दिखने ज़्यादा लगे हैं और जनता के बीच ज़्यादा जाने लगे हैं। और जितने भी पार्टियां हैं वो अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब आजकल जो है वो जनता के सामने लेके आ रही है, जनता को गिना रही है। तो वेंकटराम बाबू जी से हम जानते हैं, क्योंकि आज सर जो है विम्बलीगंज के प्रधान हैं। ने 2019 का लोकसभा इलेक्शन जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ा है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, क्या उसमें अंडमान निकोबार जनता पार्टी अपना उम्मीदवार अंडमान निकोबार में उतारेगी? सबसे पहले तो निकोबार टाइम्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और पूरे द्वीपवासियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया जो ज़रूरत थी आज की डेट में। जैसे कि आपने कहा अंडमान निकोबार जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भाग लेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारा जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी आने वाला चुनाव ज़रूर लड़ेगी। और जैसे कि आपने कहा आज जो है कांग्रेस बीजेपी के अलावा हमारे द्वीपों में एक विकल्प की कमी थी, और वो विकल्प कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार जनता पार्टी के रूप में लोगों के बीच में आई है। हम लोग अंडमान निकोबार जनता पार्टी की ओर से हर एक मुद्दों को उठाते हैं और ज़मीनी स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, और मैक्सिमम हद तक हमारा सारा काम अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है। आप मामूली से देख लीजिए, पंचायती चुनाव था, काउंसिल चुनाव था, कोविड को देखते हुए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 2 साल से जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करके रखा था। लेकिन वही जगह में पूरे भारतवर्ष में टाइम टू टाइम बाई इलेक्शन होने दो, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन होने दो, पूरे इंडिया में हर स्टेट में टाइम से इलेक्शन हुआ। सिर्फ हमारा द्वीप एक था जहाँ पे इलेक्शन टाइम से नहीं हुआ। और बड़ी शर्म की बात है हमारे द्वीपों के लिए कि हमारा यहाँ तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस विषय पे काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया, और आज इलेक्शन भी हुआ जिसमें आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी का 2 प्रधान हैं, एक जिला परिषद है, 12 मेंबर है। तो ये जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो है ये लड़ाई लड़ी, इलेक्शन हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए, क्योंकि हमारा द्वीप समूह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से चलता है। ना ही यहाँ पे असेंबली है, ना प्रदेश काउंसिल है, मात्र एक ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उन्होंने भी जो इस विषय में चुप्पी रखा था। तो हम लोग एक आवाज़ बन के आया, और आज कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सेटअप देखने को मिल रहा है। सर जैसा कि आपने बोला, अंडमान निकोबार जनता पार्टी एक आवाज़ बन के आई, और ये काउंसिल के चुनाव जब नहीं हुए थे तब आपने जो है इसके बारे में आवाज़ उठाया था। अभी ये देखा जा रहा है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में, जो आपके वर्किंग प्रेसिडेंट है मिस्टर वीके अब्दुल अजीज़, वो जो है जो अंडमान निकोबार के युवा हैं उनका आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। अंडमान निकोबार के जो युवा हैं, जो मोस्टली अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेम्प्रेरी काम करते हैं या पहले कर चुके हैं, उस तरह की युवाओं का आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, और उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है युवाओं से हर जगह। अभी हाल ही में मैंने देखा उनका हडबे का दौरा था, जहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटी थी जो उनको जेट्टी में लेने के लिए भी, और उसके बाद जो है आगे का जो कार्यक्रम था उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी थी। तो इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि और कोई पार्टी जो है इन युवाओं का आवाज़ नहीं उठा रहा है, या इन युवाओं का जो प्रॉब्लम है वो जो है दूसरे पार्टी के नेता जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्या इस वजह से जो है आप लोगों को इस मामले में जो है ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कोई आंदोलन करना नहीं चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाना नहीं चाहता? क्या प्रॉब्लम है? क्यों जो है दूसरी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो चीज़ मिस्टर वीके अब्दुल अजीज़ उठा पाए और इतना समर्थन जुटा पाए, क्यों उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया था? सर देखिए, श्री वीके अब्दुल अजीज़ जी हमारे कन्यापुरम और वृंदावन के जिला परिषद मेंबर के साथ साथ वे जो है स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार जनता पार्टी के भी हैं। काफ़ी अनुभव है उनको,
लोगों के प्रति वो पहले से काम करते हैं और आज उनको एक माहौल, ऐसा एक बैनर मिला जो उसको आवाज़ उठाने में और भी एक ताकत बन गया। हम सब मिलके उनको बैकअप देते हैं, उनको कोई किस्म का कोई काम में कोई रोक टोक नहीं करते, हम बेझिझक उनको जो है सपोर्ट करते हैं, हमारा पूरा टीम। और जितना हो सकते हम भी उनके साथ में हर जगह घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग बीइंग ए PRI प्रधान होने के नाते हम कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑफिशियल काम होता है तो वे जो है जिला परिषद मेंबर है तो उनको हमने पूरा फ्रीडम दे रखा है। उनको बीइंग ए स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट सारा उनको अथॉरिटी दिया है, आप खुल के काम करिए, तो वो खुल के काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं उनका काम करने का तरीका को देख के लोग जो है जुड़ रहे हैं, यूथ्स खास करके जुड़ रहे हैं। काफ़ी पिछला जो आप देखेंगे तो 15-20 साल से जो लोग परेशान थे उनका सुन नहीं रहा था। कांग्रेस और बीजेपी ये दो दल सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज़ किया हमारे द्वीप समूह के युवाओं को, और इसके बीच में काफ़ी छोटे छोटे दल हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सीमित दायरे तक रह गए, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ोर से अपना आवाज़ दे नहीं पाए। तो VK अब्दुल अजीज़ जी जो है अपना आवाज़ को पूरे ताकत के साथ रखते हैं और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मानने में मजबूर हो गया कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी गलती है, चाहे वो DRM का मामला हो, चाहे 1/3 का मामला हो, चाहे नोटिफिकेशन निकालने में जॉब्स का मामला हो, चाहे वो 100% रिजर्वेशन का मामला हो। तो ऐसे काफ़ी सारी लंबी सारी इश्यूज़ है जिसको जो है करीब करीब 20 से 25 साल से कांग्रेस और बीजेपी हमारे युवाओं को सही सपोर्ट नहीं किया। बस इलेक्शन आएगा, उन लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, कोई कांग्रेस या बीजेपी का एक MP बन जाएगा, फिर वो टंडा बस्ता में 5 साल चले जाता। ये आज तक होते हुए आया था। लेकिन आज हम लोगों को भी तजुर्बा हुआ कि कैसे हमारा साथ जो गलत हुआ है उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साथ तो गलत हुआ ही हुआ, क्योंकि वो 20-25 साल में हम लोग का सबका जो लाइफ को जो है कांग्रेस और बीजेपी लोग खेला, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक टाइम से जॉब क्रिएट नहीं करा, काफ़ी युवाओं को जॉब नहीं मिला। लेकिन आज हमारे बच्चे, इनके बच्चे सब एक जॉब के एज में आ गए हैं, तो उनका लड़ाई लड़ने के लिए जो है आज हमारा ये बैनर अंडमान निकोबार जनता पार्टी और हमारे श्री VK अब्दुल अजीज़ जो हिसाब से जो फ्लो में जा रहे हैं, पूरा अंडमान निकोबार के युवा उनको समर्थन करते हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, मैंने कहा नहीं, जो 20 से 25 साल जो DRM में काम करके करीब करीब रिटायरमेंट के कगार पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग रिटायरमेंट भी हो गए, वैसे लोग भी आज उनके साथ जुड़ रहे हैं। उनकी मांगों को एक अंजाम तक पहुंचाने का एक उनको चाहे उनका अंदर में एक चिराग दिख रहा है कि VK अब्दुल अजीज़ जो है हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो हम जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी पूरा उनका समर्थन देती है। कोई भी विषय में हम कभी उनको रोकते नहीं हैं, उनको बेझिझक काम करने का मौका देते हैं। हाल ही में ही हमने उनको जो है बीइंग अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते उनको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का भी घोषित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं VK अब्दुल अजीज़ जी ने कहा कि जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा समय लीजिए। तो हम, जैसा कि आपने कहा और VK अब्दुल अजीज़ जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट जरूर रहेगा। तो आने वाले दिनों में हम जो है अपने पार्टी को और मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन हमारा पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कॉन्टेस्ट करेगा। सर, एक लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए ये देखा जाता है कि बेहिसाब जो है रिसोर्सेस लगता है। जो नेशनल पार्टीज़ है वो बेहिसाब जो है रिसोर्सेस लगाती हैं और जो है एक तरह का जो कैंपेन चलता है वो पूरे वहाँ, क्योंकि हमारा आइलैंड जो है वो किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह नहीं है, काफ़ी जो है छोटे छोटे आइलैंड्स में बटे हुए हैं और सब जगह कवर करने के लिए यहाँ पे शायद मेनलैंड से भी ज़्यादा रिसोर्सेज का जो है ज़रूरत पड़ता है। तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी ये सब रिसोर्सेज कैसे जुटाएगी, कैसे आप नेशनल पार्टीज़ का जो है सामना इस इलेक्शन में 2024 में करेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता एक स्टेट पार्टी को, और ख़ास करके अंडमान निकोबार में जहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है और उसके बाद जो है एक सिंगल MP सीट है और स्टेट असेंबली भी नहीं है। तो यहाँ पर आसान नहीं होगा, मतलब किसी भी स्टेट पार्टी को मतलब अपना फुटहोल्ड बनाना। और इस तरह में आप कहाँ से इतना रिसोर्सेज कैसे आप जुटाएंगे कि आप इतने बड़े बड़े पार्टीज़ को के साथ जो है कम्पीट कर सकें? देखिए, आपका एकदम सही सवाल है। आज का जो हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में और हमारे अंडमान निकोबार में ये चीज़ हमें अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अंडमान निकोबार में 75 to 80% लोग एजुकेटेड लोग हैं और कहीं ना कहीं वोट डालने में वो सक्षम हैं। वो जल्दी से ये
बाकी अदर स्टेट में जो हो रहा है वैसे यहाँ पे होएगा नहीं। कहीं ना कहीं उसका जीता जागता मिसाल हम खुद हैं, क्योंकि हम एक प्रधान बना पिछला जब चुनाव हुआ था उसमें बीइंग है हमारा, जब इलेक्शन हुआ पहली बार ग्राम पंचायत वेम्बलीगंज में कांग्रेस अपना कैंडिडेट दिया, बीजेपी अपना कैंडिडेट दिया, इवन इंडिपेंडेंट भी एक कैंडिडेट दिया, और हम अपना अंडमान निकोबार जनता पार्टी से कॉन्टेस्ट किया और हमें लोगों ने 250 वोट लीड के साथ हमें जिताया। तो वहाँ पे भी ऐसा काफ़ी सारा रिसोर्सेस का इस्तेमाल बड़ी पार्टियों ने किया था, लेकिन हम लोगों के बीच में काम किया, आज हमें उनका रिजल्ट हमें देखने मिला। उसी तरह आज हम देखते हैं कि हमारे जो श्री वी.के. अब्दुल अजीज़ जी जो हिसाब से काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग जो काम करने वालों को मौका नहीं देगा। तो सर अभी जो प्रेजेंट हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर कुलदीप राय शर्मा, उनका काम को, ये जो 2019 से लेकर अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका काम को आप किस तरह से रेट करेंगे? साथ ही साथ जो बीजेपी पिछले ऑलमोस्ट 9 साल से भी ज़्यादा से जो पावर में है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 5 साल उसमें जो है अंडमान में भी बीजेपी का जो है एमपी रहे हैं, तो उनके पूरे काम को आप किस तरह से रेट करेंगे अंडमान निकोबार के संदर्भ में, कुलदीप राय शर्मा जी के, और जो बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी है और एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि बीजेपी कंट्रोल करती है, तो उनका काम को आप किस तरह से रेट करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया एकदम लाजमी सवाल है। मैं उनका जवाब आपके माध्यम से ये देना चाहूँगा, हमने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है। उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी जीत के गया, काफ़ी सारा मैनिफेस्टो में टॉप 10 में काफ़ी बड़ी बड़ी वादा लेके गया, लेकिन आज तक वो टॉप 10 का वादा पूरा नहीं किया। उसमें से एक एग्जांपल, डेमोक्रेटिक सेटअप, एक मिनी स्टेट असेंबली पौंडीचेरी का तरह आज तक यहाँ पे दिला नहीं पाए। एक प्रदेश काउंसिल जो हमारा यहाँ पे चलता था वो आज तक दिला नहीं पाए। कहीं ना कहीं देखिए, भारत का सिस्टम है, हर स्टेट में देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप से चलता है। ब्यूरोक्रेट कहीं पे रूल नहीं करते हैं, हर जगह जो है डेमोक्रेटिक सेटअप से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं वे लोगों की जन सेवा करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अंडमान निकोबार ही है जहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये समस्या को समाधान नहीं दिलाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों को सेंट्रल में मौका मिला। पूर्ण बहुमत यूपीए सरकार में भी था, उसी तरह एनडीए सरकार में भी था। लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, 2014 से 2019 के बीच में हमारा यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी था, प्रधानमंत्री श्री ऑनरेबल हमारा नरेंद्र मोदी जी था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारा था। तो A to Z हमारा था। उस बीच में भी उन्होंने इस विषय पे काम नहीं किया। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए, और वो डेमोक्रेटिक सेटअप अगर लेके आ सकता है तो हमको लगता है कि पीपल का बिहाफ में अंडमान निकोबार जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगा। अगर अंडमान निकोबार जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो ज़रूर अंडमान निकोबार में स्टेट असेंबली नहीं तो प्रदेश काउंसिल लेके आएगा। तो जो वीरा जी हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर आप जनरल सेक्रेटरी हैं अंडमान निकोबार जनता पार्टी के, तो ये जो मुद्दा है अंडमान निकोबार में हमेशा गर्माता है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप का मुद्दा, जहाँ पर प्रदेश काउंसिल या स्टेट असेंबली जो है डिमांड किया जाता है, लेकिन हर पार्टी जो है इसका समर्थन तो करता है, लेकिन जब उनकी सरकार रहती है तो इस बात को लोग टोटली जो है भुला दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या रीज़न है इसका, क्या रीज़न जो है आपको लगता है कि है इन पार्टीज़ का इस मुद्दे को जो है टोटली दरकिनार करने का, जब इनका जो है सरकार रहता है तब? कांग्रेस बीजेपी जो है काफ़ी समय से अभी उनको मालूम है कि नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था अंडमान में, कि मतलब कि अगर कांग्रेस या तो बीजेपी आएगा। तो आज एक नई उम्मीद के साथ अभी अंडमान निकोबार जनता पार्टी आई है, तो उनको अभी एक नया ऑप्शन मिला है। तो अभी इस कारण मौका मिलेगा तो हम लोग इसको इस प्रदेश कांग्रेस को लेके आएंगे, काउंसिल को लाएंगे। तो वेंकट जी आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम आपसे ये जाने कि आपका पार्टी का किस तरह से मतलब अंडमान निकोबार की जनता के सामने आपका पार्टी जाएगा 2024 के इलेक्शन के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे अंडमान निकोबार में इन दिनों जो है एक तरह का जो राजनीति जो है वो गरमाया हुआ है, जहाँ पर जो बंगाली कम्युनिटी के लिए एक अलग से जो है रिजर्वेशन डिमांड किया जा रहा है, उनके लिए जो है अलग सुविधाएं डिमांड की जा रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बंगाली कम्युनिटी है
वो ऑलमोस्ट 30% अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। साथ ही साथ जो जिस एरिया में बंगाली कम्युनिटी को सेटल किया गया है वो एरिया इतना वास्ट है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट का कि फैसिलिटीज़ जो है हर जगह हर फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अब NH4 का कंडीशन तो जानते ही हैं कि जो जब APLBD के पास था तब वो रोड जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन में था। हालांकि रोड ख़राब था फिर भी, लेकिन आज तो रोड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही आप कह सकते हैं कई जगहों पे। तो वो इस तरह समय में जब बंगाली कम्युनिटी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो उनके लिए अलग रिजर्वेशन डिमांड करना, जो आज के डेट में अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक जो कांग्रेस अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस जो एक पार्टी है उस पार्टी को सपोर्ट करते हुए मनोज पाल जी कर रहे हैं। उनके लिए एक सेपरेट जो है रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बंगाली जो कम्युनिटी डोमिनेटेड एरियाज़ है वहाँ में बाकी लोगों को मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। ये सब उन्होंने इस तरह की चीज़ें उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये पॉलिटिक्स आपको कहाँ तक सही लगता है? क्या ये जो बंगाली कम्युनिटी का जो राइट्स है वो राइट्स उनको दिला पाएगा? और क्या इस तरह का पॉलिटिक्स अगर अंडमान में आता है ये अंडमान के लिए मतलब सही है या क्या लगता है आपको? मतलब इसमें आपको पूरा राय बताइए। देखिए, आपका बहुत ही सही सवाल है। मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ तो काफ़ी बार ये चीज़ को देखा, मैंने उनसे पर्सनली भी काफ़ी बार इस विषय में बात किया। तो मैं आपके माध्यम से हमारे द्वीपवासियों को ये बताना चाहूँगा, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है मिनी इंडिया से जाना जाता है और इस मिनी इंडिया में ऐसे कम्युनिटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे अंडमान निकोबार का आप हिस्ट्री उठा के देखिए। आप मुझे मेरा जहाँ तक है कुलदीप राय शर्मा के बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बनाए तो लेट मनोरंजन बख्ता जी बनाए, उसके बाद श्री विष्णुपद राय जी बनाए। तो बंगाली कम्युनिटी से ही दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी लंबे समय हमारे द्वीपों में राज किया, हमारे द्वीपों में उन्होंने चलाया। अगर वे सांसद में अगर पार्लियामेंट में सही तरीके से अगर इस विषय को टेकअप किया रहता तो आज ये समस्या नहीं आती। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जब डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट बेस में जब DC बैठाता है, हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ जाता है, तो पोस्ट को भी आप वो हिसाब से करना था। ये पॉलिसी डिसीजन है, मैं अपना सुझाव देता हूँ जो कि पॉसिबल है। जो आपने कहा ज़्यादातर लोग नॉर्थ मिडिल में बंगाली कम्युनिटीज़ रहते हैं, वे जो है अपना जो क्या कहते हैं उसे अपना बेनिफिट रिजर्वेशन का ले नहीं पाते हैं। तो इसका समाधान कोई बड़ा ये नहीं था, ये पॉलिसी डिसीजन है। इसको एक पार्लियामेंट हाउस में सही तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर टेकअप करता, अभी कुलदीप राय शर्मा जी प्रेजेंट ऑनरेबल अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मैं चाहूँगा कि कुलदीप राय शर्मा जी जो बचा समय है इसको जो है पार्लियामेंट में टेकअप करे। और ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पार्लियामेंट में आपका अगर सही आवाज़ रहेगा तो बाकी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप इतने दूर से जाते हैं तो आपको सुनने के लिए वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार है। आप लेकिन सिर्फ सवाल करने से नहीं होता, उस सवाल को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जैसे मैंने कहा इससे पहले भी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर स्टेट असेंबली या प्रदेश काउंसिल का आवाज़ को जो है वहाँ पे जंतर मंतर में अगर उठाता, पार्लियामेंट में तो उठाए, अगर नहीं सुनता है तो जंतर मंतर में उठाता, तो हमारे यहाँ से भी हम जो है उनको समर्थन देंगे। क्योंकि जब तक एक सिस्टम नहीं आएगा, अगर स्टेट असेंबली रहता, आज हमको पार्लियामेंट हाउस तक जाने का ज़रूरत नहीं रहता, हमारा ही अपना स्टेट में हम डिसाइड कर सकते थे। आप अदर स्टेट में देखिए, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होता है तो स्टेट के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करते हैं। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पता होता है कि क्या है नहीं है, ब्यूरोक्रेस्ट को क्या पता। अभी आप हमारा अंडमान निकोबार में देखिए, ब्यूरोक्रेस्ट आए दिन ट्रांसफ़र होता है, एक पॉलिसी बनते बनते दूसरा आ जाता है। तो ये जो चीज़ है पॉलिसी डिसीजन है। फिलहाल आज का डेट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है जो पार्लियामेंट हाउस में जो अपना बात रख सकता है। सर, अंडमान का जो पूरा एक सिनेरियो है, अंडमान का जो सिचुएशन है और अंडमान का ज्योग्राफी भी और जो डेमोग्राफिक्स है, सब कुछ जो है मेनलैंड की तरह नहीं है। मतलब काफ़ी डिफरेंट है हर चीज़ में अंडमान मेनलैंड से, और पॉपुलेशन भी जो है स्कैटर्ड है। और ज़्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ एंड मिडिल तो साउथ अंडमान से कम रोड से कनेक्टिविटी है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट और बाकी जो आइलैंड्स है सदर्न ग्रुप के, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है। और वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ के नाम पर
कई आइलैंड्स में कुछ भी नहीं है। इस तरह की कचाल हो गया, चौरा हो गया, तरासा हो गया, इन आइलैंड्स में तो जो यहाँ पर अभी इंटरनेट का फैसिलिटी है इतना बढ़िया, इस तरह का फैसिलिटी वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ इम्प्रूवमेंट जो है धीरे धीरे हो रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट से दिया जा रहा है या माइक्रोफाइबर लिंक से जो है कचाल को कनेक्टिविटी दिया गया है ब्रॉडबैंड का। लेकिन जिस तरह से हम एंजॉय कर पा रहे हैं, जिस तरह से निकोबार डिस्ट्रिक्ट के बाकी जगहों के लोग, जिस तरह कार निकोबार या ग्रेट निकोबार, ननकौरी के लोग इंटरनेट एंजॉय कर पा रहे हैं, उस तरह का फैसिलिटीज़ उन आइलैंड में नहीं है। तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह से आप जो है ट्राइबल एरियाज़ के मुद्दे और जो सदर्न ग्रुप के दूर दराज एरिया के मुद्दे, साथ ही साथ नॉर्दर्न मिडिल में भी काफ़ी सारे ऐसी एरियाज़ है जो कि टोटली कट ऑफ है, जहाँ पर आज भी बोट से जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है इशू है। तो इस तरह के एरियाज़ के मुद्दे को किस तरह से आप उठाएंगे, क्या आपका स्टैंड रहेगा इन मुद्दों में? क्योंकि अंडमान निकोबार देखिए जिस तरह चौरा तरासा छोटा छोटा आइलैंड था, हर तरह का फैसिलिटी हर आइलैंड में जो है क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए भी आप कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए अगर बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ वहाँ में नहीं क्रिएट किया जा सकता, तो कैसे टैकल करना चाहिए? आपका क्या स्टैंड रहेगा इसमें, किस तरह से इसको जो है टैकल करना चाहिए? और आपका एमपी बनता है तो इन एरियाज़ के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आज सिर्फ जो है डिमांड किया जा रहा है, डिमांड के लिए लेटर्स लिखा जा रहा है और कुछ जो है सब्सटैंशियल दिख नहीं रहा है वहाँ पे होता हुआ। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा इसमें? देखिए सर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम शुड बी चेंज, क्योंकि आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों रुपए का फंड देती है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल में के लिए कहना चाहूँगा, कितने बार यहाँ पे होम मिनिस्टर का विजिट हुआ, कितने बार काफ़ी मिनिस्टर आते हैं, करोड़ों रुपए आप देखिए एक मामूली सा वीआईपी रोड में खर्चा हो जाता है। वो वीआईपी रोड में जो खर्चा होता वाला फंड से, या आपने कहा तेरसा चौरा, ये सब आइलैंड में वो फंड अगर डाइवर्ट करेगा तो कोई बड़ा काम नहीं है। फंड है बट वो रॉन्ग जगह लग रहा है। अभी आप देखा ऑनरेबल होम मिनिस्टर आया था, रॉस आइलैंड में जितना करोड़ों रुपया खर्चा किया, आपको नहीं लगता एक छोटा सा चौरा और तेरसा जितना भी हमारा इंटीरियर आइलैंड्स है उसमें कितना रुपए का डिमांड है? कोई बड़ा उसमें उतना सब पैसा का नहीं है, चंद 5-10 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन 50 से 100 करोड़ एक वीआईपी विजिट में जो है एक्सपेंडिचर होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को जो है वैसे रिमोट आइलैंड्स पे देना चाहिए। मैं ये नहीं करता कि मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे नहीं करना, लेकिन अननेसेसरी आपने देखा होगा कि कई करोड़ रुपए का जो है खर्चा हुआ है। वो कई करोड़ में से अगर कुछ करोड़ आपने जैसे कहा इंटीरियर आइलैंड में अगर लगा देता तो कोई बड़ा ये नहीं है। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज भी है, हमारे यहाँ पे फिशिंग का रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। हमारे यहाँ पे जो कहते हैं ना पैसे की अंडमान निकोबार में कोई कमी नहीं है। अंडमान निकोबार भी आराम से जो है अपना फंड से यहाँ का सिस्टम को चला सकता है, उतना फंड यहाँ पे है, लेकिन इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं गलत लोगों के हाथ में है जो पूछ नहीं सकता है। जैसे कि एग्जांपल, पिछले 5 साल से हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज तक उनसे मिल नहीं पाया। ऐसा कौन सा अंडमान निकोबार जनता की मजबूरी है जो उनसे मिल नहीं पाया? वो किस लिए यहाँ बैठे हैं? वो सर्विस देने बैठे हैं, लोगों से मिलने के लिए बैठे हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम बोलना, हम आपको सिस्टम चेंज होना है। यहाँ पे जैसा दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी हुआ, वो होना चाहिए। और अंडमान निकोबार काफ़ी दूर है लेकिन सेफ जोन में है। जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को हैंडल करता है, पौंडीचेरी को हैंडल करता है, वैसे अंडमान में भी हैंडल होएगा। लेकिन क्या है ना, यहाँ में तो इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे एक दूसरा को नेता बनना है, कोई नया से किसी को नेता बनना नहीं। आप देखिए कांग्रेस में एमपी के लिए लड़ाई है, बीजेपी पे एमपी के लिए लड़ाई है, लेकिन अंडमान निकोबार जनता पार्टी में एमपी के लिए लड़ाई नहीं है। आपने जैसे कहा मैंने लास्ट इलेक्शन लड़ा, मैं चाहूँ तो इस इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, लेकिन हमारे अंदर में वो लालच नहीं है कि हम अगला इलेक्शन लड़े, ना वीरा का अंदर में वो लालच है कि वो अगला इलेक्शन लड़े। हमें यहाँ पर जो काम करता है हम उनको मौका देते हैं। हमारे यहाँ पर कौन एम बनेगा उसकी लड़ाई नहीं है, लेकिन बाकी दोनों दलों में आपको वो देखने को मिलेगा। ये यहाँ की समस्या है। सर, लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज से लोग जो है सॉल्यूशंस का उम्मीद करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन बेस्ड वो मतलब बात करें, और आमतौर पे होता नहीं है। आमतौर पे जो पब्लिक को जो है हमेशा गोल मोल जो है लोगों से जवाब मिलता है। हेल्थ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अंडमान निकोबार के लिए। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, अंडमान निकोबार जनता पार्टी जब उनका एमपी कैंडिडेट अब आप बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा, अगर अंडमान निकोबार जनता पार्टी का एमपी बनता है
तो हेल्थ को किस तरह से मैनेज किया जाएगा अंडमान निकोबार में, क्योंकि हेल्थ को मैनेज करना इजी नहीं है। एक तो डॉक्टर्स जो हैं वो आगे गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी कम डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं, जो मतलब बहुत सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते नहीं हैं। और ख़ास करके अंडमान निकोबार जैसे एरिया में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो सैलरी का कॉन्स्ट्रेन होता है, दूसरा जो है रिमोट एरियाज़ में इतना स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जगह काम करना चाहते नहीं। पॉपुलेशन भी स्कैटर्ड है, जैसा आपको पता है ग्रेट निकोबार का पॉपुलेशन ऑफिशियली जो है 8,000 है, लेकिन उससे भी कम है। एक पीएचसी है, ननकौरी में एक सीएचसी है, इसी तरह अलग अलग जगह पीएचसीज है। अब वहाँ पे अगर किसी को बीमारी होता है तो सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है डायग्नोस करने के लिए। तो अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी अंदर बॉडी में हो भी जाती है तो वहाँ के डॉक्टर्स उसको डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि डायग्नोसिंग का फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जब तक डायग्नोस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर वहाँ पे अगर कोई बुखार के साथ जाता है और बुखार के साथ पेट दर्द भी है उस आदमी को, तो बुखार और पेट दर्द का ही दवाई दिया जाता है। ये नहीं चेक किया जाता कि क्या उसको कोई और बीमारी है या नहीं, जो कि एक्चुअल में करना चाहिए। डायग्नोसिंग जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बीमारी जो है गंभीर रूप ले लेता है मैक्सिमम टाइम में। तो ये सब कैसा आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही मतलब सेंसिटिव मैटर है। ये सब खुल के जो है सामने आता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को जो है इन सब चीज़ों से परेशानी होती है, और कई लोगों का तो डेथ भी हो चुका है, क्योंकि टाइमली जो है उनका बीमारी जो है डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों से जो है मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आपका एकदम इम्पोर्टेंट सवाल था। उससे पहले मैं अपना एक बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि पूरा सोशल मीडिया जितने भी यूट्यूब चलाते हैं सभी को, और प्रेस को भी जो पेपर प्रिंट चलाते हैं, ये सभी जो है, मेरा जहाँ तक हमारा यहाँ का तिरंगा पार्क है, जितने भी हैं, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, बीजेपी के प्रेसिडेंट हो, अंडमान निकोबार जनता पार्टी का प्रेसिडेंट हो, और भी लोगों के बीच में कोई भी दल काम करता है, इन सब के बीच में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइएगा। हम तैयार हैं आपको जो है जवाब देने के लिए। और अब आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने जो सवाल किया था हेल्थ को लेके, देखिए हर सेक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन प्रायोरिटी जो है आपका दो आता है, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है। क्योंकि हम लोग इतना दूर पे रहते हैं, एजुकेशन तो फिर भी ऑलमोस्ट आज का डेट में ठीक देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अच्छा कर रहा है, प्राइवेट भी अच्छा कर रहा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर आपने जैसे कहा, काफ़ी इंटरन के लोग जो है इससे काफ़ी परेशान होते हैं। और हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया में कोई भी रेफर केस होता है, तो कोई गरीब आदमी होता है तो उसको जो है कलेक्शन करके जो है टिकट अरेंज करना, उनको खर्चा अरेंज करना, ये सारा समस्या। और इस समस्या का जो समाधान मैंने कहा ना, सिस्टम चेंज होना। लेकिन बिफोर सिस्टम चेंज वी हैव वन सिस्टम, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो 5 से 6 लाख पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सही तरीके से काम करेगा तो भी ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो ऑनरेरियम मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फंड मिलता है, अगर वो फंड को अगर हेल्थ सेक्टर में सही तरीके से यूटिलाइज करेगा तो हर एक इंटर आइलैंड में जो है ये सुविधा मिलेगा। क्योंकि पीआरआईस जो है सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, काउंसिल में भी पीआरआईस जो है, काउंसिलर्स जो है सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जितना भी एपीडब्ल्यूडी है, जो भी डिपार्टमेंट है, सभी ये काम करते हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर को आपने जैसे कहा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इसको एक अलग अपना एक ध्यान देगा तो कर सकता है। जैसा कि आपने कहा, अगर अंडमान निकोबार जनता पार्टी का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो मैं कहता हूँ कि अंडमान में एक भी आदमी का सोशल मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि उसको टिकट के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो उसको खर्चा के लिए पैसा चाहिए। वैसा इंतजाम जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके दिखाएगा। वीरा जी से भी सेम क्वेश्चन है, ये हेल्थ का सेक्टर किस तरह से आप लोग जो है मैनेज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जीबी पंथ में जो है आए दिन ये इल्ज़ाम लगते रहता है कि वहाँ पर जो है मतलब सर्विसेज ठीक नहीं है, और अब जो है कुछ दिन से जो है ये कम हो गया है ये चीज़ सामने आना। लेकिन क्या आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि खर्चे में तो कोई कमी नहीं है अंडमान में, हेल्थ सेक्टर में खर्चा तो जो है अच्छा खासा होता है, मेडिसिन फ्री में मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या प्रॉब्लम है सर्विस डिलीवरी में जो है कमी क्यों आती है यहाँ पर? सर्विस डिलीवरी में कमी
जो है हमारे यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर से आते हैं और उनको क्या है बेटर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, पब्लिक को बेटर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। पर हमारे पब्लिक क्या है, कोई जो है कुछ वीआईपी लोग होते हैं जो मतलब उनके ट्रीटमेंट चले जाते हैं, उस वजह से बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, कुछ इमरजेंसी हो जाता है। और जीवन में हमने एक चीज़ नोट किया है, उसको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे हर वार्ड में आपका एक प्यूरीफाई एमपी फंड से लगाया गया हुआ है, लेकिन किसी भी वार्ड में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जीवन में बेड होते हुए भी बहुतों को नीचे डाला जा रहा है। हाँ, तो सर ने जैसा बताया, सिर्फ जीवीपंथ में सर ये प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में जो है कई ऐसे पीएचसी सीएचसीज है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पेशेंट्स को जो है खाना भी नहीं मिल पा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ स्टोरी मैंने कवर किया था, कैम्बल वे पीएचसी में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। तो जीवीपंथ देखा जाए तो जो है काफ़ी बेटर पोजीशन में है अंडमान निकोबार में हेल्थ सेक्टर में। और हमारा जो पीएचसी सीएचसीज है, कई पीएचसी सीएचसीज का तो हालत बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गए। सर अभी आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं, आप प्रधान हैं बिम्बलीगंज ग्राम पंचायत के, तो अंडमान निकोबार में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता। जिस तरह की आपके मेनलैंड में आपके काउंटर पार्ट्स हैं, उनके पास जो पावर दिए गए हैं, उनको जो डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल दिया गया है अपने लोकल एरिया में, वो कंट्रोल जो है आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स जो है पंचायती राज के अंदर आपको मिलने थे, उनमें से काफ़ी कम सब्जेक्ट्स जो है वो जो है आप लोगों को दिया गया, और जो पावर जो है वो बहुत लिमिटेड है। और इसी पावर के अंदर रहकर आपको जो है पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है। कई लोग कंप्लेन भी करते हैं कि ये जो है एक तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी भी है। एक तो फंड का भी क्रंच है, दूसरा सारे सब्जेक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते। इसको कैसे सॉल्व करा सकते हैं सर? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पोजीशन है अंडमान निकोबार आइलैंड में, इसकी उनके ऊपर कोई मतलब जिस तरह का होता है स्टेट्स में, स्टेट असेंबली में एमएलए सेलेक्ट करते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, और फिर सीएम होते हैं, वो सब अंडमान में कुछ नहीं है। सबसे हाईएस्ट पोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, जिसके लिए आप लोग चुनाव में उतरेंगे। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अगर आप एम्पावर करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या करना चाहेंगे जब आपका एमपी जब बनेगा तब? देखिए, जैसे कि आपने कहा, पहले तो हमने कहा कि सिस्टम चेंज होना है, और कहीं ना कहीं 2024 में सिस्टम चेंज होएगा। अंडमान निकोबार जनता जो है, अंडमान निकोबार के द्वीपवासी मन बना चुके हैं कि इस बार जो है एक चेंज लाएंगे, और वो चेंज को अंडमान निकोबार जनता पार्टी के रूप में हम जो है लोगों के बीच में काम करते हैं। और बीइंग ए प्रधान, आपने कहा पावर्स मेनलैंड का तुलना में कम है, क्योंकि सिस्टम वहाँ पे स्टेट असेंबली है, मिनिस्टर्स है, तो क्या प्रधान को मिनिस्टर से जब बात होता है तो वो डायरेक्टली सारा ऑफिशियल काम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट देखते हैं, चाहे वो डीसी मैडम होने दो, चाहे चीफ सेक्रेटरी होने दो, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होने दो, सब इनके दायरे से काम होता है। तो इनको जो है बोलने वाले की कमी है। अभी हम पीआरआई हम लोग बोलेगा तो लगेगा कि हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जनहित के लिए बैठाया है, जनहित के थ्रू से हम लोग को चुना है, तो हमको सर्विस देना है। अगर रुकावट होता है, चाहे डीसी मैडम होने दो, चाहे चीफ सेक्रेटरी चाहे होने दो, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होने दो, हम अपनी बात को ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वे बैठे हैं हमारे सर्विस देने के लिए बैठे हैं, तो हम ज़रूर उनसे सर्विस लेंगे। आपने जैसे कहा कुछ कमी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो है अगर प्रधान स्ट्रांगली अगर अपना बात को रखता है तो काम होता है। यहाँ के आईएएस सुनते हैं, काम होता है। बट काफ़ी सारे मेंबर हमारे जो प्रधान चुन के आए हैं, जिला परिषद चुन के आए, समिति चुन के आए, ये अपनी सही से आवाज़ को नहीं रखते हैं। ये हमने देखा है, वे अपने बातों को नहीं रखते हैं। अगर वो सही तरीके से अपने बातों को रखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का स्कीम है, वो पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोर से चल रहा है। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार में जब कल हमारा वहाँ पे इसका स्क्रूटनी हुआ, तब पता चलता है कि ये स्कीम का लूप होल का वजह से हमारे 50% प्लस लोग जो है आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम चेंज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी और प्रेजेंट एमपी जिम्मेदार है, क्योंकि विवेक रेक कमेटी की 2018 में आई थिंक उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, बिलो 340 स्क्वायर मीटर फॉर रूरल एंड बिलो 200 स्क्वायर मीटर फॉर अर्बन।
अगर उससे 200 से ज़्यादा अर्बन में एक्सेस है तो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा, 340 से ज़्यादा अगर रूरल में है तो सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये स्कीम को अगर इम्प्लीमेंट कर देगा तो 100% हमारा भारत सरकार के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, हर घर का जो गांव में हो चाहे शहर में हो, हर घर होना है। अंडमान निकोबार एक आइलैंड ऐसा मिलेगा जहाँ पे हर जगह आपको घर का जो स्कीम लॉन्च होता हुआ मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज तक विवेक रेक कमेटी को इम्प्लीमेंट करने नहीं पाया। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बैकअप देना चाहिए। उसका ड्यूटी किसका बनता है? कांग्रेस और बीजेपी और अदर पार्टी का। बीइंग ए अदर पार्टी, अंडमान निकोबार जनता पार्टी 6 करेस्पॉन्डेंस कर दिया है वहाँ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भी आया है कि आप विवेक रेक की कमेटी के ऊपर में क्या कर रहे हैं। आज मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिल के उनको चिट्ठी सौंपा। चिट्ठी सौंप के मैंने कहा सर, भारत सरकार जो है स्कीम लाती है वो ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो लूप होल्स का अगर हटा देंगे, विवेक रेक कम्युनिटी को अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये 100% हाउसिंग स्कीम जो है हमारा द्वीप से सक्सेस होकर हमारा एक आइडल बन सकता है पूरे इंडिया के लिए। जैसे हम स्वच्छ भारत में एक आइडल बने हैं वैसे हाउसिंग स्कीम में भी बनेंगे। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि नींद से जागे, चाहे कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, बीजेपी का प्रेसिडेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अन्य जितने भी दल अंडमान निकोबार में, सभी जो है इस मुद्दा में काम करिए। और ये जो हर जन को जो है घर मिलना है, ये जो सपना है प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे इंडिया में और हमारे अंडमान निकोबार में जो आज हर पंचायत में चल रहा है, तो ये समस्या एक उलझन बन के रुका है। अगर विवेक रेक कमेटी को इम्प्लीमेंट होता है तो ये 100% हाउसिंग स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, स्वच्छ भारत में पूरे भारतवर्ष में अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल लिया जाता है, चाहे वो ODF+ हो, ऐसे कोई चीज़ में भी स्वच्छ भारत में अंडमान निकोबार सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह ये स्कीम में भी अंडमान निकोबार सर्वश्रेष्ठ हो सकता है अगर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी मैंने कहा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये सभी का पीरियड का टाइम का ये जो सिचुएशन है इसको एक सोल्यूशन देगा तो ज़रूर ये समस्या का समाधान होगा और हमारा अंडमान निकोबार में भी जो है सभी खुशहाल से रह सकेंगे। सर, रैप करने के लिए अगर आप अंडमान निकोबार जनता पार्टी का जो 5 या 6 जो एजेंडा है वो आप बताएंगे पब्लिक को, जो आप रखेंगे 2024 इलेक्शन में पब्लिक के सामने, मतलब क्या पॉइंट्स आप उनके लिए करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? अगर आप वो रखेंगे तो पब्लिक को आपका जो पूरा पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा उनके लिए, वो उसके बारे में जो है जानकारी मिलेगी। तो रैप करने के लिए आप अपना जो एजेंडा पॉइंट्स है जो आप करेंगे इलेक्शन के बाद अगर आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, वो पब्लिक के सामने रखें। जैसे कि आपने कहा 5-6 पॉइंट, उसमें पहला हमारा रहेगा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को हम यहाँ पे लाए। दूसरा जो है हेल्थ सेक्टर में, मैंने जैसे कहा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे और एक भी ऐसा बंदा अंडमान निकोबार में नहीं होगा जो पैसे की तंगी से जो है इलाज ना करा पाए, ऐसा एक सुविधा हम बनाएगा। थर्ड जो है हम एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करेंगे। चौथा जो है अनएम्प्लॉयड जितना भी है उसको एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट करना और उनको कैसा जो है हमारा जो कहते हैं ना टूरिज़्म को कैसा कोने कोने तक पहुंचाना, कैसा डेवलपमेंट करना, इस विषय पे काम करेगा। और उसी तरह पांचवा जो है हमारा जितना भी ये जो मैंने कहा स्कीम्स गवर्नमेंट्स की होती है, इसको हर जन जन तक पहुंचाने का, जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स होएगा उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी खास करके इंटर आइलैंड में जैसे अभी ATR का जो समस्या है उसको भी हम लोग सुलझाएंगे। और जितना भी ये जो बोट्स की समस्या खास करके अभी बोमफ्लाट और चाटम का बीच का जो ब्रिज है उसको भी हम अपने जो है आने वाले दिनों में बनाएंगे अगर हमें मौका मिलता है। तो मैंने जितने भी कहा ये 100% ये सब हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें जब हम सत्ता में नहीं होते हुए भी हम जो है करते हैं। और बीइंग ए प्रधान होते हुए 1.5 साल के अंदर में हमने हमारे लोगों के जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था कि अगर हमें मौका देगा तो हमारा ग्राम पंचायत टॉप 10 के अंदर आएगा। आज हमारा पंचायत कहीं ना कहीं टॉप 5 के अंदर में है पूरे अंडमान निकोबार में। तो मैं आपके माध्यम से पूरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे निकोबार टाइम्स के माध्यम से आपको आज ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि आज आपके बीच में हम जो है जितने भी बातें कहें सिर्फ ये बातें नहीं, हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट और ज़िला परिषद मेंबर श्री VK अब्दुल अजीज़ जी जो लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग सभी कंधे से कंधा मिलाकर
उनको जो है लड़ाई में जो आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनको समर्थन कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं निकोबार टाइम्स और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद।